हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के अधिगम टॉपिक के एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है अधिगम है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सेकंड है बुद्धि में परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड है समझ का विकास, ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी। गाइस, अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन है। और व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अनुभव और अभ्यास के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको जो है अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के बिना, सेकंड है छात्र के बिना, थर्ड है प्रेरणा के बिना, फोर्थ ऑप्शन है समाज के बिना। गाइस, अधिगम जो है प्रेरणा के बिना जो है संभव नहीं है। अभिप्रेरणा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या कहें कि सही नहीं है? फर्स्ट, समस्या का समाधान करना अधिगम का सर्वोत्तम स्तर है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अधिगम में व्यवहारगत परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड, प्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो उसके जो सीखने के सीखने का जो समय है वो बहुत कम हो जाएगा और वो बहुत ही जल्दी सीखेगा और उसकी जो मेमोरी है वो भी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो अभिप्रेरणा जो है ये अधिगम में कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी होती है। एंड फोर्थ, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं होता, ये गलत है। अधिगम पर परिपक्वता का जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं तो हमारी जो है सीखने की क्षमता भी जो है थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं। उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन की क्षमता भी बहुत जो है बहुत तेज़ होती है। और जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, हम हमारी एज होती जाती है, तो हमारी जो सोचने समझने की और जो अधिगम मतलब अधिगम की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा इसका जो थर्ड का ये फोर्थ वाला जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता के द्वारा या परिपक्वता से, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। गाइस, स्थायी परिवर्तन जो है अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा होता है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सीखने के अंतर्गत निम्न में से नहीं आता। सीखने के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो आता है अधिगम के अंतर्गत। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये नहीं आता है। एंड अभ्यास एवं अनुभूति के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये भी आता है, ये बिल्कुल सही बात है। एंड व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी आता है। लेकिन कौन सा नहीं आता है? तो बीमारी के कारण जो होने वाला जो व्यवहार में परिवर्तन है वो सीखना या कहीं कि अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम की मुख्य विशेषता है। इनमें से जो है अधिगम की कौन सी जो है मुख्य विशेषता है? फर्स्ट, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। सेकंड, परिपक्वता को बढ़ाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, परिपक्वता से इसका कोई लेना देना नहीं है। थकान के कारण परिवर्तन, ये भी नहीं होती है इसकी विशेषता। कौशलों की अपेक्षा करना, ये भी नहीं है। तो हमारा जो सिक्स क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम की जो है मुख्य विशेषता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का जो है विकास होता है। बालकों में अधिगम संबंधी जो योग्यताएं हैं उनका विकास किसके द्वारा या कहीं कि कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा, सेकंड है आत्मनिरीक्षण से, एंड थर्ड ऑप्शन है आराम करने से, एंड फोर है सभी से। कई बालकों में अधिगम संबंधी जो योग्यताओं का जो विकास है वो रचनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा होगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन जो है किसका है? फर्स्ट है क्रो एंड क्रो का, सेकंड है गेट्स एवं अन्य का, एंड थर्ड है थॉर्नडाइक का, एंड फोर्थ है वुडवर्थ। गाइज, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये स्टेटमेंट जो है गेट्स एवं अन्य का है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो है लक्ष्य को किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए?
अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो है लक्ष्य को किसके संदर्भ में जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक विचार, सेकंड है छात्रों की आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम के उद्देश्य एंड फोर्थ है दूसरों का स्तर। गाइस अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो है लक्ष्य को पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं है। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। अधिगम के द्वारा उचित समायोजन होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड अधिगम केवल और केवल नवीन ज्ञान का अर्जन, ये गलत स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अधिगम के अंतर्गत जो है कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है अधिगम केवल और केवल नवीन ज्ञान का अर्जन है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम की विशेषता है, इनमें से जो है अधिगम की कौन सी विशेषता है। फर्स्ट, अधिगम वातावरण की उपज है, बिल्कुल सही बात है, अधिगम जो है वातावरण की उपज है। सेकंड ऑप्शन है अधिगम विकास है, बिल्कुल सही बात है, अधिगम विकास है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम अनुकूलन है, बिल्कुल सही बात है। और ये सभी, और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो सभी की सभी जो बातें सही है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने के नियम के प्रतिपादक है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड ऑप्शन है वुडवर्थ, थर्ड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। गाइस सीखने के नियम के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। गाइस इनमें से कौन सी सिचुएशंस है या कौन सी चीज़ है जिस पर जो है अधिगम निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट, आयु पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता पर बिल्कुल करता है। एंड अभिप्रेरणा, इस पर भी जो है बिल्कुल निर्भर करता है। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है उस पर निर्भर नहीं करता है। बच्चे चाहे गरीब हो अमीर हो, सीखते सब हैं, अधिगम सबका होता है। बट ये है कि वो स्कूल का फ़र्क होगा या फिर उनके ट्यूशन का फ़र्क होगा, बस यही होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण जो है ये इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं होगा। तो ये इस पर अधिगम जो है आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बच्चे बिना स्कूल जाए भी सीखते हैं और आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है वो भी सीखते हैं। तो अधिगम तो सबका ही होता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही जो है अधिगम है। ये स्टेटमेंट किसका है या कहें कि ये परिभाषा किसकी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है चैपमैन एंड फोर्थ है रिली। गाइस नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये स्टेटमेंट जो है वुडवर्थ का है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट गेने ने जो है अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 5। गाइस रॉबर्ट गेने ने जो है अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेत अधिगम पावलोव के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। गाइस संकेत अधिगम जो है वो पावलोव के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, या कहें कि पावलोव का कौन सा सिद्धांत है। ये इनडायरेक्टली पावलोव का सिद्धांत पूछ रहा है। तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या कहें कि शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया। सेकंड है शास्त्रीय अनुक्रिया, थर्ड है अध्यापक अनुक्रिया एंड फोर्थ है आवर्ती का सिद्धांत। गाइस संकेत अधिगम जो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन जो अनुक्रिया सिद्धांत है उस पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम का उच्चतम स्तर है। गाइस अधिगम का जो है ये कौन सा जो स्तर है वो सबसे उच्च है। फर्स्ट नियम अधिगम, सेकंड समस्या समाधान अधिगम एंड थर्ड है संप्रति अधिगम एंड फोर्थ है संकेत अधिगम। गाइस अधिगम का जो उच्चतर स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। गाइस अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड ऑप्शन है परिपक्वता,
थर्ड ऑप्शन है सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन। गाइस अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसको जो है सीखना या कहीं कि अधिगम जो है उसको कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में सीखने की योग्यता जो है किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट परिवार पर करती है। गाइस यहाँ पे ना ये मुख्य कर सकते हैं या कहें कि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो परिवार पर थोड़ी बहुत करेगी, इतनी खास नहीं करेगी, तो इसको ना मान लेते हैं। समाज पर भी नहीं करेगी एंड संस्कृति पर भी कहीं ना कहीं नहीं करेगी। एंड जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इस पर तो बिल्कुल ही निर्भर करती है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं परिवार और समाज संस्कृति पर भी निर्भर करती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे जो मेन है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो है छात्रों की सीखने की जो योग्यता है वो निर्भर करती है। तो हमारा इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध या कहीं कि संबंध अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है मास्लो। गाइस अधिगम का जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या कहीं कि संबंध अनुक्रिया सिद्धांत ये जो है पावलोव ने दिया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा जो है किसे मनोवैज्ञानिक ने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है कोलविन, सेकंड ऑप्शन है वुडवर्थ, थर्ड ऑप्शन है हिलगार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है मास्लो। गाइस स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है या कहें कि ये परिभाषा जो है ये हिलगार्ड ने दी है। ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अधिगम एक प्रकार का है। व्यक्तिगत अधिगम जो है वो किस तरह का है या कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है संगोष्ठिया, सेकंड है विचार मंथन, थर्ड है परिचर्या एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कंप्यूटर आधारित अधिगम। गाइस अधिगम ये व्यक्तिगत अधिगम जो है ये एक तरह का कंप्यूटर आधारित अधिगम है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे उस वातावरण से सीख सकते हैं जहां फर्स्ट ऑप्शन अनुशासन हो, सेकंड ऑप्शन अत्यधिक खेलने का मौका मिले। अनुशासन से इतना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड है अत्यधिक खेलने का मौका मिले, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे को खेलने का ही मौका मिलेगा तो सीखेगा कब? तो ये भी इतना कुछ खास नहीं है। थर्ड ऑप्शन है उनके अनुभव एवं भावना को उचित मौका मिले। ये बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को अनुभव और उनकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का उचित मौका मिलेगा तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। एंड फोर्थ वे जैसे सीखते हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो गाइज बच्चे उस वातावरण से सीख सकते हैं जहां उनको अनुभव एवं भावनाओं को उचित मौका मिले। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बहुत ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वैसे आंसर 2-3 हो सकते हैं, बट सबसे जो सटीक है, जो सबसे उचित है, वो आंसर हमको चूज करना है। नेक्स्ट, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? फर्स्ट, समायोजन करने में, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, व्यवहार में परिवर्तन लाने में, ये भी बिल्कुल सही बात है। नए अनुभव प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। गाइस अधिगम का शिक्षा में सभी में ही जो है योगदान है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी वाला, ये हमारा बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को जो है स्पष्ट करने का जो है कौन सा सही रूप है? गाइस पावलोव का संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को समझने से पहले आपको जो है ये CS और UCS, UCR एंड CR इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। गाइस CS जो है वो है घंटी एंड UCS ये भोजन है एंड UCR ये स्वाभाविक लार गिरना है एंड CR अनुकूलित लार गिरना है। गाइस अगर आपको ये सब पता होगा तो आप जो है पावलोव का जो संबंध अनुक्रिया सिद्धांत है उसको जो है बता सकते हैं। वैसे पावलोव में सबसे पहले जो उसने खाना दिया था, तो ये जो खाना जो है UCS है, तो सबसे पहले उसने UCS दिया। अब देखते हैं UCS किस किस में है। तो UCS सब में ही है। पहला तो जो पहली क्वेश्चन है या पहला स्टेप है ये तो सबका सेम है, तो पहला स्टेप सबका ठीक है। एंड फिर उसने जो है जब खाना दिया था तो उसकी जो है लार स्वाभाविक थी, तो UCR हो जाएगा। तो UCR सब में ये भी ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड, फिर उसने जो है उसको CS को क्या बोलते हैं, फिर उसने जो है घंटी
घंटी के साथ जो है भोजन को अटैच कर रहा था। तो पहले उसने घंटी बजाई थी, तो पहले घंटी मतलब सी एस, घंटी को सी एस, तो पहले सी एस देखते हैं। सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप जो होगा उसमें सी एस देखते हैं। तो सेकंड में सी एस यहाँ पे है, यहाँ पे सी एस है और यहाँ पे सी एस है। तो फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा, इनमें से देखते हैं। फिर उसने घंटी बजाकर फिर भोजन दिया, तो यू सी एस, यहाँ पे भी यू सी एस है और यहाँ पे भी यू सी एस है। फिर उसकी जो लार गिरी थी वो थी स्वाभाविक, क्योंकि भोजन के साथ स्वाभाविक लार है, तो ये सेकंड वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप था उसने जो है भोजन को हटा दिया था। फिर जो है घंटी बजी थी, तो घंटी को जो है सी एस कहेंगे, तो इसमें भी सी एस है एंड इसमें भी सी एस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ तक तो ठीक है, थर्ड स्टेप ठीक है। एंड जब घंटी बजाने के साथ जो लार गिरती है वो गिरती है अनुकूलित, क्योंकि स्वाभाविक वाली तो यू सी आर है, भोजन के साथ स्वाभाविक थी, लेकिन सी आर जो है वो अनुकूलित है, वो फिर घंटी के साथ बंध जाती है। तो सी आर कौन सी निकली है, यहाँ पे सी आर है एंड यहाँ पे यू सी आर है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस पहले इनको अच्छे से समझना है। सी एस क्या है, घंटी है, और यू सी एस भोजन है, यू सी आर स्वाभाविक लार है एंड सी आर अनुकूलित लार है। पहले उसने भोजन दिया, भोजन के साथ स्वाभाविक लार गिरती है। फिर सेकंड स्टेप में उसने भोजन के साथ घंटी को ऐड कर लिया, पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, फिर भी क्योंकि भोजन के साथ स्वाभाविक लार ही गिरती है तो यू सी आर ही निकलेगी। फिर जो थर्ड स्टेप था उसमें भोजन को गायब मतलब भोजन को हटा दिया, तो फिर उसने घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ भोजन नहीं दिया और फिर भी उसकी लार निकल रही है, तो वो जो है अनुकूलित लार है। तो ये जो है इसकी इक्वेशन है, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का जो है मुख्य नियम नहीं है। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है। तैयारी करना ये तो हो सकता है, अभ्यास करना ये भी बिल्कुल है, प्रभाव ये भी है, लेकिन बहु प्रक्रिया ये जो है अधिगम का कोई भी जो है मुख्य नियम नहीं है। तो हमारे इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहु प्रक्रिया। नेक्स्ट, एक बालक पहाड़े सीखकर जो है उसका उपयोग गुणा और भाग करने में जो है करता है। अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का यह उदाहरण। गाइज एक बच्चा जो है क्लास में, स्कूल में या घर पे भी जो है पहाड़े सीखकर और फिर वो बाजार में जब कहीं भी जाता है तो उसका उपयोग जो है गुणा भाग या मतलब जो कैलकुलेशन के जो सवाल होते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको सोल्व करने में जो है इसका उपयोग करता है। तो ये जो है किससे है, ये जो है किस तरीके का, मानसिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक, शारीरिक से मानसिक एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक से शारीरिक। गाइज ये जो अधिगम का प्रकार है ये है मानसिक से मानसिक। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक से मानसिक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड पावलोव, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ। गाइज सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट या कहें कि ये परिभाषा जो है वुडवर्थ के, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, या कहें कि अच्छा अधिगम जो है किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक पर, बिल्कुल सही बात है, अध्यापक पर निर्भर करता है। सेकंड, छात्रों की रुचि पर, बिल्कुल सही बात है, छात्रों की रुचि पर भी निर्भर करता है। एंड थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों पर, इस पर भी जो है निर्भर करता है। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी वाला, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के जो हैं प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड ऑप्शन है पावलोव, थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलर। गाइस प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये हैं थॉर्नडाइक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है बांडुरा, सेकंड है कुर्तलेविन, थर्ड ऑप्शन है मास्लो एंड फोर्थ ऑप्शन है वॉटसन। गाइस सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये बांडुरा ने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित हैं, या कहें कि प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन निर्मितवाद से, सेकंड ऑप्शन संज्ञानवाद से एंड थर्ड ऑप्शन व्यवहारवाद से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई ही नहीं। गाइस प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो है ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन, गाइस यहाँ पे कथन आएगा।
निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करते होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये जो है निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। एंड फोर्थ है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब सक्रिय अन्वेषक मतलब खोजकर्ता होते हैं। तो बच्चे शोधकर्ता भी हैं, बच्चे समाधानकर्ता भी हैं और बच्चे खोजकर्ता भी हैं, ये तीनों ही जो है चीज़ें, तीनों ही बातें सही हैं। लेकिन बच्चे जानकारी के निष्क्रिय जो प्राप्त करता है, ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब बताने कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ए सही है, बी सही है एंड डी सही है, ए बी डी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सही है एंड जो सी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है, यह अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, सेकंड ऑप्शन है अधिग्रहण, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गाइज, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है एंड यह जो है अभिप्रेरणा का जो है पूर्ववर्ती चरण है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसको अधिगम कहा जा सकता है, या मतलब या कहें कि क्या परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है? फर्स्ट है ये बिल्कुल सत्य बात है, सेकंड असत्य है, थर्ड कदा यदा कदा मतलब कभी कभी एंड फोर्थ अनिश्चित। गाइज, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको जो है अधिगम नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो है असत्य मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहारवादी के अनुसार जो है सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, किसके सेंस में? लक्ष्य के संदर्भ में, स्तर में, व्यवहार के रूप में, प्रकृति के रूप में। व्यवहारवादी के अनुसार जो है सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है एंड ये जो है व्यवहार के रूप में होगा। ठीक है, व्यवहारवादी जो है व्यवहार से ही संबंधित होंगे ना। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के एक अनुकूलन वातावरण में किसके अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित हैं? इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है और बाकी सभी हैं? तो बहुविषयक दृष्टिकोण, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो बहुविषयक दृष्टिकोण होता है एंड लचीली प्रक्रिया होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड शिक्षार्थी को स्वायत्तता दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन शिक्षक की निगरानी ये जो है उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अधिगम के अनुकूलन वातावरण में जो है शिक्षक की निगरानी ये जो है इसकी विशेषता नहीं है और बाकी सभी जो है इसकी विशेषता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम कौन सा है? फर्स्ट है पर्यावरणीय, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है। प्रस्तुतिकरण, ये भी बिल्कुल है एंड थर्ड है सरल से क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी, तो इस सभी के सभी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले जो हैं विषय वस्तु संबंधी उपागम है। तो ऑप्शन जो 4 है उपयुक्त सभी, ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट है पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन एंड थर्ड ऑप्शन है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गाइस, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य ये है कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, अवरोधक नहीं है। जीवन से जोड़ना, ये तो है। प्रेरणा का भाव, ये भी है एंड अधिगम परिस्थिति, ये जो है इसका अवरोधक नहीं है एंड इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। तो गाइज, इनमें से ये पूछ रहा है कि प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। अवरोधक इनमें से कौन सा नहीं है? अधिगम जो परिस्थिति है ये अवरोधक नहीं होगा, मतलब उसके अपोजिट नहीं होगा। अधिगम परिस्थिति तो ये तो उसके फेवर में होगा ना, उसके अगेंस्ट नहीं होगा ना। तो अवरोधक कौन सा नहीं है? तो अवरोधक ये जो है अधिगम परिस्थिति, ये उसका अवरोधक नहीं है। और बाकी जीवन से न जोड़ना, ये उसका अवरोधक है। प्रेरणा का भाव, ये भी उसका अवरोधक है। अधिगम परिस्थिति ये उसका अवरोधक नहीं है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, मतलब किस तरीके से जो है वो बच्चा नवीन व्यवहार को या नवीन ज्ञान को जो है खोजता है। फर्स्ट है सुनकर, सेकंड ऑप्शन है सीखकर, एंड थर्ड ऑप्शन है देखकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभव करके। कोई भी बच्चा जो है नवीन व्यवहार को जो है सीख कर जो है उसको खोजता है। पहले जो उस चीज़ों को जो है सीखेगा और फिर उसके बाद जो उसको खोजता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रृंखला अधिगम में संबंधित है, यह कहेंगे जो श्रृंखला अधिगम है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है ब्रूनर, एंड सेकंड है थर्ड है गेने, एंड फोर्थ है टोलमैन। ये श्रृंखला अधिगम जो है ये गेने से संबंधित है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग जो हैं किस पर किए थे। फर्स्ट है कुत्ते पर, सेकंड है चिंपैंजी पर, थर्ड है बिल्ली पर, फोर्थ है कबूतर पर। गाइस, कोहलर ने जो है अपना जो अधिगम संबंधी जो प्रयोग किया था वो इन्होंने जो है चिंपैंजी पर किया था। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम सर्वोत्तम होता है जब, मतलब अधिगम जो है सर्वोत्तम कब होगा, किस कंडीशन में सर्वाधिक होगा। फर्स्ट है अनुशासन होगा तब, सेकंड है बुद्धि होगी तब, थर्ड है अभिप्रेरणा होगी तब, एंड फोर्थ है अभिवृत्ति होगी तब। गाइज, अधिगम जो है सर्वोत्तम कब हो सकता है, जब होगा जब हम किसी को मोटिवेट करेंगे, उसको सीखने को जो है प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन जो थर्ड है, जब अभिप्रेरणा होगी ना तब बच्चा जो है सबसे ज़्यादा सीख पाएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, यदि मानव विकास जो है केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। गाइज, ये बात बिल्कुल सही है। अगर परिपक्वता के अकॉर्डिंग ही हमारा विकास होता तो एक टाइम के बाद हम परिपक्व हो जाते हैं, उसी टाइम पे हमारा विकास रुक जाता, और विकास रुक जाता तो हम जो है निम्न तक ही सीमित रह जाते। हमारे जो विकास की जो लिमिट हो जाती और फिर हमारा जो है उसके आगे बाद विकास नहीं हो पाता। तो ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड, वंशक्रम संभावित क्षमता की सीमा के कारण जो है बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकती है। ये गलत है। जब किसी बच्चे में जन्मजात ही कोई डिसेबिलिटी है तो उसके साथ वो जो है एक निश्चित सीमा के आगे जो है विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शुरू से ही जन्मजात ही उसमें जो है कुछ ना कुछ कमियां होगी। तो वो उसको सीखने में, समझने में उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो जो है एक निश्चित सीमा तक ही सीख पाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा वो, या उसके आगे नहीं सीख पाएगा। थर्ड है, बालक विकास की दृष्टि से जब अधिगम के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम उसको कैसे सिखा पाएंगे, ना बच्चा सीख पाएगा ना हम सिखा पाएंगे। तो पहले बच्चे को जो तैयार किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समझे विचारे विकसित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब बच्चे को हम उसकी शक्तियाँ, उसकी जो अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियाँ है उसको समझेंगे ही नहीं, उसको फिर उसके हम प्रोत्साहित कैसे कर पाएंगे। पहले हमें बच्चे को समझना होगा, फिर उसके बाद जो है प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद जो है बच्चा इजीली जो है चीज़ों को समझेगा भी और सीख भी पाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मानव विकास जो है केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य जो है केवल निम्न तक ही जो है सीमित रह जाते। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा उदाहरण। फर्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। ये तो बिल्कुल सही बात है। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में जो लार आ जाती है तो ये जो है एक तरीके से अधिगम का ही उदाहरण है, यह प्रदर्शित करता है। सेकंड है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाथ जोड़कर अभिवादन करना ही अधिगम हो। एंड थर्ड है, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये भी अधिगम नहीं है। एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो गाइस, जो अधिगम का इनमें से जो है कौन सा उदाहरण है, ये है फर्स्ट, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना। ये जो है अधिगम का उदाहरण है, या कहीं के अधिगम को जो है शो करता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड थर्ड है इंद्रियगतिक अवस्था, एंड फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। गाइस, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक।
ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट है। एंड गाइज जीन प्याजे की अवस्थाओं के बारे में बात करें, जीन प्याजे की पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक काल, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक काल, एंड थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक काल, एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक काल। ये जो है जीन प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सभी जो है जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट, अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित की गई। ये जो है मतलब किन लोगों ने जो है इनको जो है प्रतिपादित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानवादियों ने, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारवादियों ने, एंड थर्ड ऑप्शन है फैकल्टी मनोवैज्ञानिक ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकवादियों ने। गाइज अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे जो है घटक है, ये जो है संज्ञानात्मकवादी है, इन्होंने जो है प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनुसार जो है इनमें से जो है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान रखना गलत। फर्स्ट है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो निर्मितवाद के अंतर्गत सही है। सेकंड है ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का, ये गलत है। एंड थर्ड अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अधिगमकर्ता जो है स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं। एंड जो फोर्थ है वो है नवीन ज्ञान का सर्जन जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये पूछ रहा है इनमें से गलत कौन सा है, तो गलत है ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व जो है शिक्षक का होता है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैस्लो के अनुसार जो है व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड है 24, थर्ड ऑप्शन है 18, एंड फोर्थ ऑप्शन है 20। गाइज मैस्लो के अनुसार जो है व्यक्ति में जो बी प्रेरक होते हैं वो कितने होते हैं, 18 बी प्रेरक होते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। गाइज थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के कुल 8 नियम बताए हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। गाइज इनमें से जो है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार कौन सा है। फर्स्ट है पुरस्कार, गाइज पुरस्कार हो सकता है, बिल्कुल है। प्रशंसा, ये भी बिल्कुल है। लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये भी बिल्कुल है। एंड नेतृत्व, तो ये भी बिल्कुल। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा मुख्य आधार है, तो मुख्य आधार जो है वो है लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ये सभी के सभी जो है अधिगम की सफलता प्राप्त करने के आधार है। इनमें से जो मुख्य आधार है वो है थर्ड ऑप्शन जो है लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन का, यहाँ पे ध्यान रखना, अस्थायी परिवर्तन जो है उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट है अभिप्रेरणा, सेकंड है स्थायी अधिगम, थर्ड है अभ्यस्तता, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणा। गाइज किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से जो है व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होगा उसको जो है अभ्यस्तता कहेंगे। ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो है प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर का, सेकंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, सेकंड ऑप्शन है गेने का, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वुडवर्थ का। गाइज सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये जो है स्किनर का है, या कहें कि ये जो परिभाषा है ये स्किनर ने दी थी। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्या पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति जो है किस उपागम की ओर जो है संकेत करती है। फर्स्ट है मल्टीमीडिया उपागम, सेकंड है निर्मितवाद उपागम, एंड थर्ड है मृदु उपागम, एंड फोर्थ है सिस्टम उपागम। गाइस जब बच्चे छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा करें स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो ये जो है निर्मितवाद जो उपागम है उसका एक उदाहरण है, या कहें कि निर्मितवाद उपागम को जो है इंगित करता है। नेक्स्ट,
एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है, बच्चा डर जाता है। यदि ऐसा बार बार होता है, सॉरी यहाँ पे बार बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे बार बार होता है तो बालक जो है साइकिल को देखते ही डरने लगता है। इस वाक्य में साइकिल तथा डरना जो है क्रमशः किसके उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधित साइकिल, साइकिल किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक का, एंड डरना किसका है? अनुबंधित अनुक्रिया का। ये फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड है अनुबंधित उद्दीपक, साइकिल को बता रहे हैं, एंड डरना जो है अनुबंधित अनुक्रिया को बता रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक एंड अनअनुबंधित अनुक्रिया। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। गाइज अगर इस तरीके से होगा तो साइकिल को जो है अनुबंधित उद्दीपक के रूप में जो है कहेंगे, और डरना जो है ये अनुबंधित अनुक्रिया होगी। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना का उदाहरण नहीं है। सीखने के व्यवहार में जो परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो अधिगम का ही उदाहरण है। थकान के कारण होने वाले परिवर्तन, ये जो है इसका उदाहरण नहीं है, तो जो सेकंड है ये जो है इसका उदाहरण नहीं है। एंड थर्ड, अनुभव तथा अभ्यास के द्वारा होने वाला परिवर्तन, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अधिगम, और अधिगम जो है एक अनुमानित प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है अनुमानित प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जो शिक्षक होते हैं या टीचर होते हैं या जो भी हमारे जो साथीगण होते हैं, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है अधिगम में। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिगम जो है थकान के कारण होने वाला परिवर्तन नहीं है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्बलन के लिए जो है निम्न में से सही कथन है। सही कथन के बारे में बात की जा रही है गाइज। फर्स्ट है पुनर्बलन यदि अनुक्रिया के तुरंत बाद हो तो यह सर्वाधिक प्रभावी होगा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर अनुक्रिया के तुरंत बाद हमें जो है उनको पुनर्बलन दे दे तो ये जो है एक बहुत ही सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया होगी। एंड सेकंड है कि पुनर्बलन जो है अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों में पुनर्बलन देने की व्यवस्था को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड है वांछित अनुक्रिया के देरी से जो है पुनर्बलन उपलब्ध करवाने से अनुबंधन का स्तर निम्न हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अनुक्रिया के जितनी देर बाद हम पुनर्बलन देंगे तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव होगा, जो अनुबंध होगा, वो बिल्कुल उसका स्तर जो है निम्न होता जाएगा। जैसे ही अनुक्रिया हुई और अनुक्रिया के तुरंत बाद हमने पुनर्बलन दे दिया तो वो जो है अनुबंधन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी जो कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका जो है ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। यहाँ पे गाइस ध्यान देना, व्यक्तिगत कारक नहीं है। कारक तो सभी हैं लेकिन व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा, ये तो हो सकता है क्योंकि सभी के मोटिवेशंस अलग अलग होते हैं। किसी की भाई इकोनॉमिक कंडीशन होती है, किसी के माता पिता मोटिवेशन होते हैं, किसी के भाई सबके अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत कारक है। एंड थकान सबकी अलग अलग होगी तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी व्यक्तिगत कारक ही होगा। और आयु सबकी अलग अलग हो सकती है तो ये भी व्यक्तिगत कारक ही होगा। लेकिन वातावरण ये जो है व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये प्रभावित करने वाला कारक तो है लेकिन व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो हमारा इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक नहीं है वो वातावरण नहीं है। नेक्स्ट, सीखने का अधिगम एक प्रकार का किस तरह का अंतरण है? मतलब कौन सा अंतरण है? फर्स्ट है सामान्य, सेकंड है तीव्र, थर्ड है उच्च, एंड फोर्थ है शून्य। गाइस सीखने का अधिगम जो है एक प्रकार का सामान्य अंतरण है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य अंतरण है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया? फर्स्ट है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सेकंड है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, थर्ड है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, एंड फोर्थ है अनुबंध क्रिया सिद्धांत। गाइस मनोवैज्ञानिक स्किनर ने जो है ये दिया था, स्किनर ने जो है कार्यात्मक अनुबंधन जो सिद्धांत है इन्होंने ये दिया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जो है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में जो है पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? फर्स्ट है लेविन, सेकंड है हल, एंड थर्ड है स्किनर, एंड फोर्थ है कोहलर। गाइस सबसे पहले जो है अपने अधिगम सिद्धांत में जो है पुनर्बलन जो है किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जो है सबसे पहले जो है बल किसने दिया था, ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट, कक्षा में सीखे गए जोड़ गुणा भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग जो है बालक बाजार में क्रय की गई। यहाँ पे थोड़ी सी जो है टाइपिंग रह रही है, यहाँ पे क्रय है, क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है, यह है। मतलब कि यह जो है किस तरह का मतलब क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है अधिगम स्थानांतरण है, सेकंड है बालक का अनुभव है, सेकंड है थर्ड है अधिगम एंड फोर्थ है कोई नहीं। गाइस ये जो है अधिगम का स्थानांतरण है, बच्चे ने क्लास में कहीं भी जो है घर पे या कहीं भी सीखा होगा जोड़ गुणा भाग, और उसको फिर वो जो है बाजार में चीज़ें खरीदने बेचने में जो है अपना हिसाब किताब में जो है उसको लगा रहा है, तो ये जो है उसका अधिगम स्थानांतरण का ही एक तरीके से एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, C.H. जड ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। C.H. जड ने जो है अधिगम सिद्धांत का जो मतलब किस तरह का जो अधिगम सिद्धांत जो है कौन सा दिया था, इनके अधिगम सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। और ये जो है अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत दिया था, बट ये पूछ रहा है कि कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत दिया था। फर्स्ट है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सेकंड है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थर्ड है समान तत्वों का सिद्धांत एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइज C.H. जड ने जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत दिया था, और कौन सा दिया था, ये दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गेस्टोल्टवादियों ने जो है अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था। गेस्टोल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र सिद्धांत, सेकंड है अंतर्दृष्टि सिद्धांत एंड थर्ड है प्रयास एवं भूल सिद्धांत एंड फोर्थ है साहचर्य का सिद्धांत। गाइस गेस्टोल्टवादियों ने जो है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, नहीं ये तो आवश्यक नहीं है। सेकंड, शिक्षक और माता द्वारा पुनर्बलन, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एंड थर्ड है ईश्वर के न्याय पर विश्वास, ये भी आवश्यक नहीं है। एंड फोर्थ है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये बिल्कुल सही बात है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए जो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की जो है खोजबीन, पर्यावरण की जो है सक्रिय खोजबीन ये आवश्यक है। तो इसका जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो है अवस्थाओं का सही क्रम है। गाइस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, अब उनका क्रम पूछ रहा है। फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक काल, फिर है मूर्त संक्रियात्मक काल, फिर है पूर्व संक्रियात्मक काल एंड फिर उसके बाद आएगा औपचारिक संक्रियात्मक काल, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन संवेदनात्मक काल। गाइस यहाँ पे ना मैं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जो है टाइपिंग एरर है, यहाँ पे संवेदनात्मक, यहाँ पे यह है, यह की जगह में आएगा, ठीक है। संवेदनात्मक गामक काल एंड उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक काल एंड फिर उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक काल एंड फिर लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक काल, ये जो है सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक काल, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक काल एंड फिर संवेदनात्मक काल, फिर उसके बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक काल, ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक काल, फिर उसके बाद संवेदनात्मक काल, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक काल एंड फिर फाइनली लास्ट में जो है औपचारिक संक्रियात्मक काल। गाइज ये जो है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। अब इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले संवेदनात्मक गामक काल आएगा, फिर इसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक काल आएगा एंड जो थर्ड जो संक्रियात्मक अवस्था होगी वो होगी मूर्त संक्रियात्मक एंड फिर इसके बाद जो फोर्थ होगी वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक काल। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी चीज़ें जो है सही हैं। फर्स्ट है संस्कृति और भाषा में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते, ये तो गलत बात है। थर्ड है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ये भी गलत है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जाता, उनके सामने जो है जो चीज़ें वास्तव में होती है ना मूर्त सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। अमूर्त को तो जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तब उन
अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्न स्तर, ये भी गलत है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल का प्रत्यय दिया। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल ZPD के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो प्रत्यय है ये किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्याजे ने, सेकंड है बांडुरा ने, सेकंड है थर्ड है वाइगोत्स्की ने, एंड फोर्थ है स्किनर ने। गाइस, जोन ऑफ प्रोक्सिमल का प्रत्यय जो है ये वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो लास्ट में यानी कि अंत तक अनुबंधित जो अनुक्रिया है वो बंद हो जाएगी। इसको जो है क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये थे कि जैसे पहले भोजन दिया, फिर भोजन के साथ घंटी बांध दी, मतलब घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, और फिर लास्ट में जब आप भोजन को गायब कर देंगे तो ये जो अनुबंधित अनुक्रिया है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन विलोप, सेकंड विलंब अवरोध, थर्ड बाह्य अवरोध, एंड फोर्थ आंतरिक अवरोध। इस तरह की जो ये प्रक्रिया होगी इसको जो है विलोप कहेंगे। उसमें जो है भोजन का पहले भोजन को विलोप करेंगे और फिर धीरे धीरे जब भोजन ही चला जाएगा तो ये जो अनुबंधित अनुक्रिया थी ये भी जो है खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसको जो है विलोप कहेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो है रचिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हिलगार्ड, सेकंड है प्याजे, थर्ड है स्किनर, एंड फोर्थ है वॉटसन। गाइस, थ्योरी ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इनके जो इस पुस्तक के जो रचिता है वो है हिलगार्ड। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम एक प्रक्रिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए ना किस तरह की प्रक्रिया है। फर्स्ट परिणामी, अधिगम जो है परिणामी प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड सामाजिक भी नहीं है। थर्ड पारिवारिक भी प्रक्रिया नहीं है। एंड फोर्थ सतत, ये बिल्कुल सही है। जो अधिगम है ये एक सतत प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जब तक जिंदा रहेंगे मनुष्य तब तक उनकी जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। अधिगम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनका विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो अधिगम और विकास एक दूसरे के संपूरक है या एक साथ भी हो सकते हैं, और मतलब इनको एक रूप में भी मान सकते हैं। अधिगम और जो विकास है वो उनको एक रूप में भी मान सकते हैं। तो ये जो है सतत प्रक्रिया है अधिगम एक तरह की। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस्टाल्ट का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णाकार, सेकंड संज्ञान, थर्ड अंतर्दृष्टि, एंड फोर्थ है अनुबंध। गाइस, गैस्टाल्ट का अर्थ जो है वो है पूर्णाकार। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण का मूल आधार है। फर्स्ट पुस्तकालय, सेकंड शिक्षक, थर्ड अधिगम, एंड फोर्थ है अध्यापन। गाइस, शिक्षण का मूल आधार जो है वो है अधिगम, यानी कि सीखना। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम में कौन सी अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं? फर्स्ट है सूझ, ये बिल्कुल सही बात है, सूझ होती है। सेकंड चयन, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड निर्देशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ है सभी। तो गाइस, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है अधिगम में अंतर्निहित ये जो है सभी के सभी जो है मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट अभिप्रेरणा, सेकंड अस्थायी अधिगम, थर्ड अभ्यस्तता, एंड फोर्थ अधिगम। गाइस, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होगा उसको जो है अभ्यस्तता कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को जो है अधिगम से अलग करती है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, या कहें कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है दोनों में नहीं है? यह अभ्यास पर निर्भर करती है। गाइस, ये तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। परिपक्वता और अधिगम दोनों ही अभ्यास पर निर्भर करते हैं। हम अभ्यास करते जाएंगे तो परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व भी हो जाएंगे, और साथ साथ हम
अभ्यास करेंगे तो अधिगम में भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब अधिगम हो जाएगा, मतलब एक तरीके से हम चीज़ों को सीख जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड यह है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जो अधिगम अधिगम और परिपक्वता दोनों के दोनों जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये गलत बात है। परिपक्वता एक टाइम पर रुक जाती है, लेकिन अधिगम और ये जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यही जो है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। एंड फोर्थ यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें मोटिवेट करेंगे तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, हम अच्छे से परिपक्व होंगे और अच्छे से अधिगम होगा हमारा। लेकिन ये जो परिपक्वता और अधिगम जो है, इन दोनों में जो डिफरेंस करने वाली जो बात है वो ये है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता एक टाइम पर रुक जाती है, तो परिपक्वता जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि अधिगम तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन परिपक्वता जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है। तो यही जो है यही जो है परिपक्वता और अधिगम को जो है डिफ्रेंशिएट करती है, इन दोनों को जो है अलग करती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो है इन दोनों में सेम है। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन को जो है प्रभावित करने वाला कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रभावित करता है। सेकंड, अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रभावित करता है। थर्ड है अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो सभी के जो उपरोक्त, ये जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी जो है इनको प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया इनमें से जो है कौन सी है? फर्स्ट स्पर्श करना, फर्स्ट है स्पर्श करना, सेकंड है क्रोधित होना, एंड थर्ड है कल्पना करना, एंड फोर्थ है अनुभूति करना। गाइस, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित जो क्रिया है वो है कल्पना करना। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने का प्रकार है जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत जो है प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच की जो है क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं। तो इस तरह की जो सीखने की प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट कल्पनात्मक अधिगम, सेकंड संज्ञानात्मक अधिगम, थर्ड निगमन अधिगम, एंड फोर्थ है आगमन अधिगम। गाइस, इस तरह का जो अधिगम होगा, इस तरह की जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी उसको जो है निगमन अधिगम कहेंगे। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू जो है इसके अंतर्गत आता है। जी, दृष्टिकोण और भावनात्मक जो पहलू है किसके अंतर्गत आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का जो भावात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत है, सेकंड है अधिगम का ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत है, थर्ड ऑप्शन है अधिगम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत है, एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत। गाइस, जो व्यवहार में जो दृष्टिकोण और भावनाओं का जो पहलू है ये अधिगम के भावनात्मक जो पक्ष है इसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तत्व जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, शिक्षक की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है, ये प्रभावित करते हैं। सेकंड, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी उसको प्रभावित करता है। एंड शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो तीनों की तीनों ही बातें जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है ए बी सी, तीनों की तीनों जो हैं ये प्रभावित करते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न का सही युग्म बनाइए। फर्स्ट है एक तरफ है ये जो अनुक्रिया संरचना और ये जो अधिगम है ये हैं, और एक तरफ इनके जो हैं संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है वो हैं। फर्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया, ये जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की जो ये संरचना है ये किससे संबंधित है? गाइस, ये है थॉर्नडाइक से संबंधित। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की जो संरचना है ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। ए में सी यहाँ पे है, एक तो फर्स्ट हो सकता है और सेकंड हो सकता है। ए में सी जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकते हैं। फिर सेकंड, संकेत अधिगम जो है किससे संबंधित है? संकेत अधिगम जो है ये टोलमैन से संबंधित है। संकेत अधिगम जो है टोलमैन से संबंधित है। बै में डी सिर्फ यहाँ है।
और एक यहाँ है, ये दो जगह। तो इसमें जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की जो संरचना है ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, संकेत अधिगम टोलमैन से संबंधित है, यानी जो क्षेत्र अधिगम है ये कुर्ट लेविन से संबंधित है, सैम में बी आ जाएगा। एंड जो अंतर्दृष्टि अधिगम है ये कोहलर से संबंधित है, एंड डैम में ए आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? फर्स्ट, वाटसन व्यवहारवादी, तो बिल्कुल सी बात है, वाटसन जो है व्यवहारवाद से संबंधित है। एंड थर्ड, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ, वर्दिमर जो है गैस्ट्रोटवाद से संबंधित, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो जॉन डीवी है ये संरचनावाद से संबंधित नहीं है। जॉन डीवी जो है कि शिक्षाविद है, ना कि मनोवैज्ञानिक। तो जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद जो है क्या है, या कहीं कि किस पर जो है किस पर जोर देता है? फर्स्ट, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, सॉरी ये फर्स्ट है। एंड सेकंड, अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। एंड थर्ड है सूचनाओं, गाइस यहाँ पे थोड़ी जो टाइपिंग है यहाँ पे सूचनाएं आएंगी, सूचनाओं। थर्ड है सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा जो है परीक्षण पर जोर देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जो है जोर देता है। गाइज ये जो निर्मितवाद से संबंधित जो स्टेटमेंट है वो सेकंड, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही बात है कि अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जो है जोर देता है। तो 85 का जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है, इनमें से जो है सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण पर जो कौन सा महत्व देता है? फर्स्ट है अनुकरण की फर्स्ट है सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान शिक्षकों और परिवार द्वारा जो है कैसे निर्मित किया जाता है, इस पर। सेकंड है सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारंपरिक रूप से जो है कैसे निर्मित किया जाता है, इस पर। एंड थर्ड है ध्यान, स्मृति और रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को जो है कैसे संसाधित किया जाता है, इस पर। एंड फोर्थ है कि सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा जो है कैसे निर्मित किया जाता है, इस पर। गाइस सामाजिक जो संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है ये सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान जो है छात्रों के द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, इस पर जो है महत्व देता है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने का क्लासिकल जो कंडीशनिंग सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट पावलोव, सेकंड स्किनर, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ है हल। गाइस सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है ये जो है पावलोव ने दिया। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है। गाइज पावलोव का जो प्रयोग था उसमें जो वर्ड्स जैसे घंटे को क्या माना था, भोजन को क्या, स्वाभाविक लार को क्या, अनुकूलित लार को क्या। तो ये पूछ रहे हैं कि यूसीएस को जो है क्या माना है। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन, सेकंड है घंटी, थर्ड है लार एंड फोर्थ है कुत्ता। गाइज पावलोव के अनुप्रयोग में जो है यूसीएस को जो है भोजन माना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सीएस को जो है घंटी माना था, सीएस को घंटी एंड यूसीएस को भोजन यहाँ पे बता ही दिया है। एंड यूसीआर को जो है स्वाभाविक लार माना है, स्वाभाविक लार को लार ही लिख देते हैं। एंड सीआर को जो है अनुकूलित लार माना है, तो यहाँ पे लिख देते अनुकूलित लार, अनुकूलित लार। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जो है निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु जो है 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इनमें से जो है कौन सी परिस्थितियां जो है सही क्रम है? इन परिस्थितियों का जो है सही क्रम, गाइस क्रम पूछा है उन परिस्थितियों का। 4 परिस्थितियां हैं और इनका जो है क्रम पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा एंड पुनरुत्पादन। सेकंड है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और फिर लास्ट में अनुप्रेरणा।
थर्ड ऑप्शन है अनुप्रेरणा, धारणा, अवधान एंड लास्ट में पुनरुत्पादन। एंड फोर्थ ऑप्शन है पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, अवधान और धारणा। गाइज अल्बर्ट बांडोरा के अनुसार जो है निरीक्षणात्मक जो अधिगम की जो है 4 परिस्थितियां, उनमें से जो उनका क्रम है वो है फर्स्ट होगी अवधान, फिर इसके बाद धारणा, फिर पुनरुत्पादन एंड फिर लास्ट में अनुप्रेरणा। तो जो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया? फर्स्ट वॉटसन, सेकंड अल्बर्ट बांडोरा, थर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ है स्किनर। गाइज सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडोरा ने दिया था, जस्ट अभी हमने बात की थी। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोबो स्टूडियो का प्रयोग जो है किसने प्रस्तावित किया? फर्स्ट ऑप्शन है एरिक्सन, सेकंड है वॉटसन, थर्ड बांडोरा एंड फोर्थ पावलोव। गाइज बोबो स्टूडियो का प्रयोग जो है ये बांडोरा, जो अल्बर्ट बांडोरा हैं, इन्होंने जो है प्रस्तावित किया। नेक्स्ट, अध्ययन का उच्चतम स्तर जो है निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट समस्या समाधान अधिगम, सेकंड श्रृंखला अधिगम, थर्ड संकेत अधिगम एंड फोर्थ है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। गाइज अध्ययन का जो उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंड और प्रोत्साहन जो है किसके घटक हैं? दंड और प्रोत्साहन जो है किसके घटक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मानवतावाद सिद्धांत के, सेकंड है डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के एंड थर्ड है व्यवहार सिद्धांत के एंड फोर्थ है संयोजकता सिद्धांत के। गाइज दंड और प्रोत्साहन जो है व्यवहार जो सिद्धांत है उसके घटक है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है सीखने के नियम पर आधारित नहीं है? गाइज यहाँ पे ध्यान देना नहीं है। निम्न में से जो है सीखने के नियम पर आधारित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास, ये तो बिल्कुल सी बात, अभ्यास तो सीखने के नियम पर आधारित है। सेकंड प्रभाव, ये भी है एंड फोर्थ तत्परता, ये भी है। लेकिन जो ये खेल है ये जो है सीखने के सिद्धांत पर या सीखने के नियम पर जो है आधारित नहीं है। तो हमारा जो है इसका जो थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेल। नेक्स्ट, सामान्यीकृत अनुभवों का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन है बांडोरा, सेकंड एडवर्ड एल, थर्ड ऑप्शन है गुड एंड फोर्थ ऑप्शन है CH जड। गाइस सामान्यीकृत अनुभवों का सिद्धांत जो है ये CH जड ने दिया था। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हल, सेकंड है वाटसन, थर्ड ऑप्शन है स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है रूसो। गाइस बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या मार्जन को जो है अधिगम कहते हैं। ये जो है उक्त कथन किसका है, या कहें कि ये परिभाषा जो है किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है ER हिलगार्ड, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है मार्गन एंड फोर्थ है गैरिगा। गाइस स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को जो है अधिगम कहते हैं। ये कथन जो है हिलगार्ड का है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के जो है प्रवर्तक कौन हैं? फर्स्ट एडविन गुथरी, सेकंड हिरगटी, थर्ड टोलमैन एंड फोर्थ है गेट्स। अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं एडविन गुथरी। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये पूछ रहा है कि कह सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट है नहीं, सेकंड है हाँ, थर्ड है अनिश्चित, फोर्थ है कभी कभी। गाइस परिपक्वता इत्यादि से जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको जो है अधिगम नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुभव इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को जो है अधिगम कहा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है हाँ,
ऑप्शन सेकंड है नहीं, ऑप्शन थर्ड है अनिश्चित, ऑप्शन 4 है कभी कभी। कई अनुभव के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको तो अधिगम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा हाँ, ये बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम आधारित होता है, या कहें कि अधिगम किस पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास, बिल्कुल सही बात है, अभ्यास पर आधारित होता है। सेकंड अनुभव पर, इस पर भी आधारित होता है। एंड थर्ड है प्रशिक्षण पर, इस पर भी आधारित होता है। एंड फोर्थ है उपयुक्त सुविधा। गाइस अधिगम जो है सब पर ही आधारित होता है, अभ्यास पर भी, अनुभव पर भी एंड प्रशिक्षण, तो तीनों के तीनों जो है इन पर आधारित होता है। ऑप्शन जो 4 है उपयुक्त सभी वाला, वो हमारा बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसको जो है क्या कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड अधिगम, थर्ड है परिपक्वता एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसको जो है अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको जो है अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट, थकान, वातावरण, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा, परिपक्वता आदि किसे जो है प्रभावित करते हैं। फर्स्ट स्मृति, सेकंड अधिगम, थर्ड बुद्धि, फोर है प्रेरणा। गाइस ये सभी के सभी जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से जो है व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अभ्यस्तता, सेकंड है अधिगम, थर्ड है अस्थायी अधिगम, फोर्थ है अभिप्रेरणा। गाइस किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको जो है अभ्यस्तता कहेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड गाइज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज अगर आप रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस पेपर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जो है उनको जो है अच्छे से जो है देख सकते हैं। और उनकी जो PDF लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जो उनको डाउनलोड कर सकते हैं।